प्रणाम। हम पढ़ने वाले थे इस पीडीएफ में सारणी रचना के नियम बताइए। तो सारणी किस प्रकार से बनाई जाएगी। जैसे सारणी आपने बहुत सी देखी होगी, हम अंतर निकालते हैं किसी भी दो पक्षों के बीच में, तो उसमें क्रमांक और दोनों पक्ष रख देते हैं। इस प्रकार हमने रजिस्टर देखा है। रजिस्टर के अंदर सारणी होती है जिसमें क्रमांक, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, प्रवेश क्रमांक, प्रवेश दिनांक, जन्म तिथि, आधार नंबर इत्यादि इत्यादि समस्त जानकारियाँ आपकी उस पेज में आ जाती है, जो उस कक्षा के लिए अनिवार्य है। तो ऐसी सारणी बनाते समय कौन कौन सी बातें, प्रमुख नियम ध्यान में रखना चाहिए। तो सारणी रचना के नियम है। नंबर 1, सारणी की रचना कागज़ के आकार के अनुरूप होनी चाहिए। पहले तो कागज़ देखना चाहिए कि कितना बड़ा है, उसके आधार पर ही हम कॉलमों की संख्या लेंगे। कॉलमों की संख्या काय के आधार पर होगी? सारणी की रचना कागज़ के आकार के अनुसार। जितने ज़्यादा कॉलम खींचने उतना बड़ा कागज़ लगेगा। जितने कम अगर हमें चीज़ें दर्शाना है उसमें तो छोटा कागज़ लगेगा। अधिक जानकारी अधिक बड़ा कागज़, कम जानकारी कम बड़ा कागज़। नंबर 2, सबसे ऊपर सारणी संख्या या सारणी का शीर्षक लिखना चाहिए। जिसकी भी सारणी बना रहे हैं हम, तो उस सारणी की संख्या, अगर हम डाक 5 भागों में ले रहे हैं तो उसको क्रमांक 1, क्रमांक 2, क्रमांक 3, क्रमांक 4, क्रमांक 5 इस प्रकार बांट देंगे। और अगर हम वो 5 भागों के शीर्षक अलग अलग है तो सारणी में हम क्रमांक के साथों साथ उसके भाग भी दिखाएंगे कि क्रमांक 1 में क्या दर्शाना है, क्रमांक 2 में क्या दर्शाना है, क्रमांक 3 में, क्रमांक 4 में, क्रमांक 5 में। तो संख्या और शीर्षक लिखना जरूरी है। तीसरा, खानों पर पंक्तियों की संख्या न तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, खानों एवं पंक्तियों की संख्या न तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और न बहुत कम। अगर सारणी बना रहे हैं हम तो बहुत ज़्यादा भी खानों की संख्या नहीं होना चाहिए और बहुत पंक्तियों की भी संख्या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चौथा नियम है तुलनात्मक समंकों को, जहाँ दोनों में तुलना करना है हमें ऐसे समंकों को साथ साथ रखना चाहिए। जैसे प्रवेश क्रमांक के साथ प्रवेश दिनांक। आधार नंबर के साथ में समग्र आईडी के साथ फैमिली आईडी साथ साथ में रखना चाहिए। इस प्रकार अपने नाम के साथ अपना मोबाइल नंबर, पिताजी के नाम के साथ पिताजी का मोबाइल नंबर, तो तुलनात्मक समंकों के साथ साथ रखना चाहिए। 5वां है सारणी में द्वितीयक सामग्री का प्रयोग हुआ है तो उसका उल्लेख करना चाहिए। अगर प्राथमिक सामग्री का उल्लेख न हो करके द्वितीयक सामग्री का अगर उल्लेख हुआ है तो अवश्य। अगर मान लो किसी का फ़ोन नंबर बार बार चेंज हो जा रहा है, बदल जा रहा है, तो क्या करेंगे हम उसके आसपास के भी 1-2 नंबर लिख करके रख लेंगे, तो ये द्वितीयक सामग्री हो जाएगी कि उसका भी हम उपयोग करेंगे। इसी प्रकार फैमिली आईडी क्यों ली जाती है? अगर समग्र आईडी चेंज हो गई तो हम फैमिली आईडी से नई समग्र आईडी सर्च कर सकते हैं। परिवार के अन्य सदस्यों की भी आईडी सर्च कर सकते हैं। 6वां सारणी के विभिन्न स्तंभों का
जोड़ करना भी आवश्यक है। जितने स्तंभ है उनको जोड़ना भी आवश्यक है। फिर अंत में सारणी के नीचे टिप्पणी व स्रोतों को भी लिखना चाहिए। टिप्पणी जरूर लिखना चाहिए कि उपयुक्त सारणी में आंकड़े कहाँ से लिए गए हैं, क्यों लिए गए हैं, किस कारण से लिए गए, उनका क्या महत्व है। और स्रोत भी लिखना चाहिए कि कहाँ कहाँ से यह आपको प्राप्त हुए, है ना। विभिन्न प्रकार की जो जानकारियाँ हैं वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई, वो भी लिखना चाहिए। अब चलते हैं चित्रमय प्रदर्शन से आप क्या समझते हैं, चित्रमय प्रदर्शन का महत्व बताइए। तो चित्रमय प्रदर्शन की कोई 4 प्रमुख उपयोगिताएं। चित्र क्यों बनाया जाता है, जैसे दंड चित्र बनाया, नक्शे बनाते हैं। नक्शे को ग्राफ पर देखा होगा आपने, अक्षांश और देशांश पर, हैं। इसी प्रकार जो भूमि आदि क्षेत्रफल है, तो भूमि का क्षेत्रफल भी नक्शे पर होता है। पेड़ों के भी नक्शे होते, कुएं के भी नक्शे होते, मंदिरों के नक्शे होते, पुलों के नक्शे होते हैं, भवनों के नक्शे होते हैं। तो चित्रमय प्रदर्शन से आप क्या समझते हैं, चित्रमय प्रदर्शन का महत्व, चित्र प्रदर्शन की उपयोगिता कौन कौन सी है, देखेंगे हम। तो चित्रमय प्रदर्शन का अध्ययन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। चित्रमय प्रदर्शन का अध्ययन काय पर है, आधारित मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाने वाले का भी बनाते समय किस प्रकार का मन की स्थिति रही, उस प्रकार चित्र बनेगा। और देखने वाले का भी जिस समय हम देखेंगे उस समय जैसा मन रहेगा वैसा ही दिखेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, है ना। तो चित्रमय प्रदर्शन का अध्ययन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। व्यवहारिक जीवन में अनेक बार ऐसा देखने को मिलता है कि हम किसी व्यक्ति को देखकर कहते हैं कि आपको कहीं देखा है। कई बार हम धोखे में रह जाते हैं कि यार इस व्यक्ति को कहीं देखा है, हमारा खास है बिल्कुल, और सामने आ जाए तो हम उसे बिल्कुल अपना समझ करके बोलने लग जाते हैं, या सोचने लग जाते हैं कि इस व्यक्ति को मैंने कहीं देखा है क्या। फिर उसके चेहरे पर जाएंगे, फिर उससे बात करेंगे, थोड़ी गहराई में जाएंगे, एकदम से परिचय नहीं बता देंगे, तब समझते हैं हम कि इसको कहीं देखा है ना। तो शक्ल तो जानी पहचानी लगती है पर नाम याद नहीं आ रहा है। वो हमारा 9th का मित्र होगा, फेल हो गया होगा, या कहीं मामा के गांव का होगा, वहाँ हम देखे होंगे उसको, या कहीं घूमने गए वहाँ किसी होटल या रेस्टोरेंट्स में बैठे हुए हमने उन्हें देखा, या अन्य कहीं शक्ल जानी पहचानी लगती है पर उसका नाम याद नहीं। यही कारण है कि सांख्यिकीय आंकड़ों को बोधगम्य बनाने के लिए चित्रों का सहारा लिया जाता है। इसी वजह से वो याद रहे, तुरंत क्या करेंगे, सांख्यिकीय आंकड़ों को बोधगम्य बनाने के लिए, बोधगम्य यानी एकदम याद आ जाए, उसके लिए चित्रों का सहारा लिया जाता है। हम देखते हैं ना, कहीं पर भी अगर कुछ भी घटना होती तो स्क्रैप बनाए जाते हैं, लोग बात बताते रहते हैं, है ना, कि इस प्रकार का व्यक्ति दिखा था, उसका चेहरा ऐसा ऐसा था, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी, दाने थे, सांवला था, गोरा था, ऊंचा कितना था, लंबा चेहरा था कि
गोल चेहरा था, जैसे जैसे बताते जाते हैं उस आधार पर क्या करते हैं, पहले सब लिख लेते हैं और फिर उसका स्क्रैप तैयार किया जाता है, फिर उसका स्क्रैप दिखाया जाता है कि इस प्रकार का था कि इस प्रकार का था, इस प्रकार का था कि इस प्रकार का था। जैसे बहुमत बने, ज़्यादा लोगों ने कहा इस प्रकार का था, तो उस प्रकार का कौन है अपराधी वो समझ में आ जाता है थाने के द्वारा, और फट से जा कर के उससे इंक्वायरी करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार चित्रमय प्रदर्शन तथ्यों को अधिक रोचक एवं सरल बनाने की प्रक्रिया, अधिक रोचक बना देता है और सरल बना देता है। डॉक्टर बाउले के शब्दों में, बाउले जी अर्थशास्त्री लिखते हैं, संख्याओं की कोई भी सूची जैसे जैसे उसकी लंबाई बढ़ती जाती है, संख्याओं की लंबाई बढ़ती जाती है, कम ग्राह्य होती है, और इसके अतिरिक्त एक गणक के लिए यह संभव नहीं है कि वह विशाल तथ्यों को मानस पटल पर अंकित कर सके। इस कठिनाई को कुछ सीमा तक चित्रमय प्रदर्शन द्वारा हल करने पर प्रयत्न किया जाता है। चित्र क्यों बनाते हैं? क्योंकि याद मानस पटल पर अधिक से अधिक आंकड़ों की रखी जा सके, उसके लिए चित्र बना करके कुछ सीमा तक उस समस्या को हल करने का प्रयत्न किया जाता है। चित्र में प्रदर्शन की उपयोगिता और लाभ कौन कौन से? तो समंकों को सरल एवं सुबोध बनाने के लिए चित्रों द्वारा जटिल एवं अव्यवस्थित तथ्यों को सरल एवं जनसाधारण के समझने योग्य बनाया जा सकता है। चित्र एक स्पष्ट व आकर्षक तस्वीर प्रदान करता है। प्रोफेसर स्टीफेन जुल्क के शब्दों में क्या कहा है जुल्क ने? एक चित्र अधिक स्पष्ट तथा चित्र को सीधे आकर्षित करने वाली तस्वीर प्रदान करता है। एक चित्र अधिक स्पष्ट और चित्र को सीधे आकर्षित करने वाली, खुश हो जाता है कि कोई व्यक्ति की तस्वीर, बहुत दुख है उसके ऊपर और हमने बहुत खुशी की, अगर उसे उसकी तस्वीर दिखा दी, खुश हो जाता है। और दूसरा, अधिक समय तक सारणीयन। अधिक समय तक सारणीयन के लिए समंकों को अधिक समय तक याद रखना कठिन होता है। इसके विपरीत चित्रों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष अधिक समय तक याद रहते हैं। जितने भी दंड चित्र है, तो किस वर्ष हमारी आय कितनी थी, अगर हम उसे वर्ष के अनुसार दंड के रूप में एक कागज में चढ़ाते जाएंगे, तो लास्ट एज पर हमें समझ में आ जाएगा कि हम किस उम्र में कम कमाते थे, किस एज में ज़्यादा कमाते हैं। तीसरा, समय या श्रम की बचत। समय और मेहनत दोनों बचती है। चित्रों की सहायता से समंकों को समझने व उसके निष्कर्ष निकालने में बहुत कम समय व परिश्रम की आवश्यकता होती है। चौथा, विशेष ज्ञान व शिक्षा की आवश्यकता नहीं। विशेष ज्ञान की भी और विशेष शिक्षा की भी आवश्यकता चित्रों के लिए नहीं पड़ती। चित्रों को समझाने के लिए विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती। सामान्य व्यक्ति भी चित्रों को सरलता से समझ लेता है। इसी कारण विज्ञापन में चित्रों की सहायता ली जाती है। बैंक में हम देखते हैं ना, इस प्रकार से समझा दिया जाता है कि एक वर्ष के लिए अगर जमा करते हैं तो कितना ब्याज मिलेगा, 2 वर्ष के लिए कितना ब्याज मिलेगा, 4 वर्ष के लिए कितना, 5 वर्ष के लिए कितना ब्याज मिलेगा, दंड चित्र की सहायता से बता दिया जाता है। तो सरलता समझ में आ जाती है। आकर्षक एवं प्रभावशाली। चित्र बहुत अधिक आकर्षक होते, इनका मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। C.W. लो के शब्दों में, सभी प्रकार के समंकों का अत्यंत प्रभावशाली रूप में निरूपण करने के लिए चित्रों का प्रयोग किया जा सकता है।
धन्यवाद।